अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NFC अवार्ड पर मुशावरत की बात करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को दावत दी है कि वो आएँ और 18वीं तरमीम पर मिल बैठ कर बात करें। जबकि बिलावल भुट्टो ने दो टोक अंदाज में कहा है कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। ये जुमला बज़ाहिर जमहूरी सोच का इजहार है, मगर माजी को एक तरफ रखते हुए अगर मिसाक़े जमहूरियत के बाद ही पीपल्स पार्टी की सियासत को देखा जाए तो ये बयान तजादात से भरपूर मालूम होता है। मिसाक़े जमहूरियत पर 2006 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने दस्तखत किए। इसी मिसाक़ की रूह की नफी सबसे पहले तब हुई जब पीपल्स पार्टी ने परवेज़ मुशर्रफ के साथ NRO के जरिए इक़्तिदार की राह हमवार की। इस मुफाहमत ने न सिर्फ आमरीत के खिलाफ जमहूरी महाज कमज़ोर किया, बल्कि हुसूल इक़्तिदार के लिए उसूलों की कुर्बानी की रिवायत भी मजबूत हुई। 2010 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 18वीं तरमीम मंजूर कराई तो इसे जमहूरियत की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया, मगर इसी हुकूमत ने एक्सटेंशन देकर एक नई रिवायत की बुनियाद रखी जो बाद में सियासी कमजोरियों का सबब बनी। 18वीं तरमीम के फौरन बाद 19वीं तरमीम मंजूर करके अदलिया के इख्तियारात में इजाफा और पार्लियामेंट की बालादस्ती को महदूद किया गया, जो खुद उस तरमीम की रूह के खिलाफ था। इसी पीपल्स पार्टी ने 2009 में पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करके सूबाई खुद मुख्तारी के उसूलों को पामाल किया और लोटाक्रेसी के जरिए हुकूमत साजी की कोशिश की। जनवरी 2018 में बलोचिस्तान में खुफिया इशारों पर तहरीक अदम एतमाद के जरिए एक मुंतखब हुकूमत को हटाने में किरदार अदा किया। उसी साल सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के साथ खुफिया इत्तेहाद के जरिए उस वक्त के हाइब्रिड निज़ाम की बुनियाद रखी गई, जिसने आने वाले बरसों में जमहूरी अमल को बुरी तरह मुतासिर किया। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने के बाद पीपल्स पार्टी ने पहले इख्तिदार में वजारतों के जरिए हिस्सा लिया और फिर दूसरी हुकूमत में आईनी ओहदे अपने नाम किए। 26वीं और 27वीं तरमीम मंजूर करवाने में अहम किरदार अदा किया, जिन पर आईनी माहिरीन की जानिब से संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी मिसाक़े जमहूरियत की शिक 4 का हवाला देते हुए आईनी अदालतों के क़याम को अपनी जमात की कामयाबी करार दे रहे हैं, मगर वो इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि इसी मिसाक़ के नुक्ता नंबर 19 से 29 तक में जिन जिन जमहूरी इस्लाहात, इदारा जाती शफाफियत और सियासी आज़ादियों का वादा किया गया था, उन पर आज तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ऐसे में बिलावल भुट्टो का ये कहना कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता एक सियासी नारा ही हो सकता है। इन हालात में ये सवाल उठना भी वाजिब है कि जो जमात दहाइयों से इख्तिदार के इशारों पर लब्बैक कह रही हो, उससे आईनी मुज़ाहिमत की तवक्को रखना क्या मुकम्मल सादा लौही ही होगी? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। किसी के बाप की जुर्रत नहीं कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर पाए बिलावल भुट्टो। क्या पीपल्स पार्टी के हाथ में अब भी मजलूमियत या जमहूरियत कार्ड बचा है कि वो मुस्तकबिल में इनकार की जुर्रत कर पाए? ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में जो कुछ बिलावल भुट्टो कह रहे हैं वाकई वो कुछ करने का हौसला और अमल रखते हैं? मैंने हवाला दिया COD की 19 से 29 तक की शिकों का भी, या सिर्फ एक सियासी नारा है, क्योंकि अमल तो हमने 2007 से अब तक देखा है। आप बिलावल भुट्टो साहब के अल्फाज पर गौर करें। उन्होंने कहा कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को रिवर्स नहीं कर सकता। किसी का बाप। इसका मतलब है ये काम सिर्फ उनके वालिद मोहतरम कर सकते हैं, किसी का और का बाप नहीं कर सकता। उन्होंने तो वाज़े तौर पे बता दिया। देखिए, जिन चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया, मेरे ख़्याल में वो उनकी बात नहीं कर रहे। वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे, वो हाइब्रिड सिस्टम की बात नहीं कर रहे। जमहूरियत का जो डेफिसिट हुआ है, जो पाकिस्तान में जमहूरियत पीछे गई है, जो इंसानी हकूक़ का बहरान हुआ है, उनकी वो बात नहीं कर रहे। वो तो मेरे ख़्याल है बात ही अब पीछे रह गई। 2016 के बाद जो तब्दीली, इनकलाब आया और उसके नतीजे में जो तब्दीलियाँ आई, जो हाइब्रिड सिस्टम आया, उसको तो सब ने अब खुशू व खुजू के साथ कबूल कर लिया है। वो जो बात कर रहे हैं वो सूबाई हकूक़ की कर रहे हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का बुनियादी मामला है। और मैं ये समझता हूँ कि 18वीं तरमीम ने सूबाई हकूक़ के हवाले से जो कामयाबियाँ हासिल की हैं वो इर्रिवर्सिबल हैं। वो ठीक कह रहे हैं, उनको पीछे ले जाना तकरीबन नामुमकिन है। 18वीं तरमीम ने सूबों को जिस तरह मुक़्तदर बनाया, वो पाकिस्तान का जो आइनी सफ़र है और पाकिस्तान का जो जमहूरी सफ़र है, उसका एक बहुत बड़ा संग मील है। आप जहन में रखिए कि मरकज़ के पास 47 महकमे होते थे,
जिसमें से 30 सूबों के पास चले गए। कहाँ पे मामला ये था कि ये मुल्क 1 यूनिट था, और कहाँ पे ये कि इस मुल्क में एक मुश्तरका मफादात कौंसिल है। और NFC अवार्ड को देखिए जिसको लॉक कर दिया गया है कि सूबे कितने माशी तौर पर मुक़्तदर हैं, खुशहाल हैं, कितने उनके पास वसाइल हैं, कितना उनके पास मामलात पे कंट्रोल है, कितना उनके पास महकमों पे कंट्रोल है, कितना उनके पास माजरत क्या 18वीं तरमीम तब तक की है ज़ैगम साहब, कता कलामी की माजरत, क्या 18वीं तरमीम तब तक की है तक जब तक वो बेनिफिशरी उसके लिए बन जाए, उसको सब कुछ इख्तियार दे। क्योंकि COD तो ये भी कहता था अपनी 29 नंबर पॉइंट के अंदर लोकल बॉडीज इलेक्शन होना है 3 माह के अंदर। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या इख्तियार उनके वजीर आला तक और वज़रा तक पहुँच जाए, दैट इज़ इनफ, अवाम को कुछ ना मिले, उसी हद तक की है हर तरमीम? ये अगला सवाल है। बिल्कुल असल सवाल ये है जो आपने सवाल उठाया, ये वो सवाल है जो बिलावल साहब से जवाबी तौर पे पूछने वाला है। ये वो सवाल है जो पूछा जाना चाहिए पाकिस्तान के तमाम सूबों से कि आपने मरकज से तो डेवोल्यूशन ले ली, एक तरह की अशराफिया के पास, मरकज की अशराफिया के पास जो आप खुद थे, जो इख्तियार है, जो इक़्तिदार है, जो सरमाया है, वो चला गया सूबाई अशराफिया के पास जो फिर आप खुद हैं। लेकिन ये सब ताकत, ये सरमाया अवाम के पास कब जाएगा, जिसका मतलब है ज़िलों तक कब जाएगा, यूनियन काउंसिलों तक जाएगा, अवाम के जो बराह रास्त मुंतखब होने वाले नुमाइंदे हैं मकामी सतह पे, उनके पास कब जाएगा? कब तक आप तमाम वसाइल को, तमाम ताकत को अपने पास रख कर उसको रेवड़ियों की तरह बांटेंगे अपने पसंदीदा लोगों को? कब तक आप पेट्रोनेज का सिस्टम चलाएंगे? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि 18वीं तरमीम के जो फ़ायदे हैं, जो पहुंचने चाहिए, वो अवाम तक नहीं पहुंचे। एक ये बात है, लेकिन फिर एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि 18वीं तरमीम इस बात का तकाजा करता था कि मरकज़ भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर रिफॉर्म करे। देखिए, मरकज़ के पास जो बर्डन आया है कि उसके पास 7,000 से 9,000 अरब रुपए तक आता है, जिसमें 850 अरब रुपए उसके पहले ही चले जाते हैं दिफा पर, सूद पर, उस पर, तो वो शुरूई खसारे से करता है। तो जो उन्होंने अपनी तब्दीलियां करनी थी, अपने आप को रिफॉर्म करना था, ऐसो मसलन 1,000 रुपया तो ये सरकारी इदारे खा जाते हैं, सही 15 साल में ही कुछ नहीं कर पाया मरकज़। उसके साथ आप ये देखिए कि वो क्या कुछ चलाने को तैयार है। वो कहता है कि इतना काम मैंने करना है, बिजली भी मैंने बनानी है, बिजली मैंने बांटनी है। ठीक हो गया ज़ैगम साहब। वो कहते हैं मैंने डेवलपमेंट का काम भी करना है, जो सूबों का डेवलपमेंट काम है वो मैंने भी करनी है, सर्विस डिलीवरी भी करनी है। तो दूसरी साइड पे मरकज को भी अपने आप को रिफॉर्म करना है। 30-35 वेरी वैलिड पॉइंट ज़ैगम साहब के मरकज को रिफॉर्म करना है, मगर मरकज में फौरी बाद पीपल्स पार्टी भी रही और पाकिस्तान मुस्लिम सब आप पैनी शाहिद हैं जब ये COD हुआ, उसका इस वक्त हवाला दे के कि हम COD के मुताबिक ये आईनी अदालत का क़याम कर रहे हैं और हमने एक मिसाक जमहूरियत किया, उसका मुतालबा पूरा हो गया। जब मैं 19 से 29 तक की बात कर रही हूँ, लोकल बॉडीज इसके अंदर हैं, इंडिपेंडेंट ऑटोनमस इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन इसके अंदर है, नेशनल डेमोक्रेसी कमीशन इसके अंदर है, करप्शन फ्लोर क्रॉसिंग, और अभी हमने हालिया हालात में जो कुछ देखा और बहुत से अहम पॉइंट्स हैं जो COD का हिस्सा हैं। अब सवाल आपसे यह है कि क्या हुक्मरान तबकात अवाम को इतना जाहिल समझ रहे हैं कि आप 20 साल पहले हुए COD का हवाला हमें वहां दें जहां आप समझते हैं कि आज आपका काम निकल जाए, मगर ये जो शिके मैं गिनवा रही हूं जिन्होंने अवाम तक हर चीज पहुंचानी थी उस पर हम आंखें मूंद लें, और मरकज में पीपल्स पार्टी और मरकज में नून लीग मिलकर 10 साल गुजार चुकी हैं, 8 से लेके 18 तक। बिल्कुल, अगर ये चाहते तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर 80% अमल दरामद करवा सकते थे। क्यों नहीं चाहते? ये नहीं चाहते तो ना, क्यों नहीं चाहते वाली अब सवाल है। अभी ज़ैगम ने बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो रेज़ किया वो है, वो पावर असल में आवाम तक पहुंचाने में यकीन नहीं रखते। वो मेरी गली में, मोहल्ले में, ज़िले में, तहसील में नहीं चाहते कि वहाँ पे जो लोग हैं वो इलेक्ट होके आएँ और वो अपने मामलात को ख़ुद चलाएं, अपने अदालतों को ख़ुद चलाएं, अपने इंतज़ाम को ख़ुद चलाएं, अपनी पुलिस को ख़ुद चलाएं, अपने तमीराती प्रोग्रामों को ख़ुद चलाएं, अपने हिस्से का पैसा ख़ुद खर्चें। वो ये नहीं चाहते। खुद क्या है, उनका घर है, उनकी जमात है, सूबा तो पूरा होता है। नहीं, देखो सारे पैसे तेरे पास है, तू अपने बच्चों से शेयर नहीं करना चाहती तो हम कहते हैं तू अपने बच्चों को भी शेयर कर। तू कहती नहीं, पैसे तो है ना हमारे पास, पैसे तो है ना मेरे घर में, पैसे तो मेरे हाथ में है ना, बच्चे मुझसे मुतालबा करते रहे, मेरी मर्जी में बच्चों को क्या दूं। सवाल उसमें जो आप बात कर रहे हो जो COD की, उसमें ये नहीं लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था उस मुआहदे के इक़्तिदार में आने के इतने दिनों के बाद आप इलेक्शन करवा देंगे, ये लिखा हुआ है ना।
3 महीने के अंदर लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी, तो वो नहीं करवाया उन्होंने और ना वो करवाना चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ जब तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मेरे से जो मुतल्लिक चीज़ है वो यही है, बाकी चीज़ें तो और है, आईनी है, अफवाज के मुतल्लिक है, डिसिप्लिन के मुतल्लिक है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के मुतल्लिक है, ठीक। लेकिन जहाँ मेरा मसला आया है, मुझे वो पैसे नहीं देते, वो कहते हैं पैसे मेरे पास ही रहेंगे, मुझसे मांग लो। भाई क्यों मांगे हम भीख? हमारा राइट वैसे ही बनता है, तुम उस राइट को तस्लीम कर चुके हो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। तो इस वक्त सियासी तौर पे कौन गलत काम कर रहा है? और तुम समझते हो किसी का बाप भी इसको ख़त्म नहीं कर सकता। जिस किसी के पास भी 2/3 मेजॉरिटी जब कभी ये आई उठा के बाहर फेंक देगा, क्योंकि आप जो रवायात आप डाल रहे हैं, जो आज और कल पिछले 3 दिन से हम रवायत देख रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी जिसके पास है वो जिस तरह की चाय का रूसारी कर सकता है, मासवाए कि वो जो आइन का बुनियादी रूह है उसकी नफी न करता हो, बाकी तो कर सकता है। तो ये बात जो आप कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। हाँ, अगर आप इक़्तिदार अवाम के नुमाइंदों तक दे दें तो फिर किसी का बाप नहीं बदल सकता, क्योंकि फिर इसके स्टेक होल्डर लाखों लोग होंगे, लाखों लोग इस निज़ाम को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। अगर किसी ने इस निज़ाम के ऊपर हाथ मारने की कोशिश की, इसको ख़त्म करने की कोशिश की 18वीं तरमीम में, वो उस चीज़ को जो हम मांग रहे हैं लोकल बॉडीज़ की पावर, तब ठीक है। लेकिन अगर आप उनको नहीं देते, आप सारा पैसा खुद ही खरीदते हैं, आप फैसला करते हैं कि ये ब्रिज आपने बनाना है, ये सड़क आपने बनानी है, पता नहीं बनानी भी है ये नहीं बनानी है, टेंडर देना भी ये नहीं देना है, ये आप अपने पास जो इख्तियार रखा है, इस अख्तियार की मौजूदगी में ये कहना किसी का बाप नहीं बदल सकता, गलत बात है। ये याद रखिएगा कि जब तक आप हमें स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे, ये 18वीं तरमीम जो है खतरे में रहेगी। और जिस वक्त भी किसी पार्टी के पास 2/3 आए तो उखाड़ के फेंक देगी। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, ये वो पावर और इख्तियार को अपने तक महदूद रखने पर यकीन क्यों रखते हैं? क्योंकि COD का 21 नुक्ता इलेक्टोरल मैंडेट की बात करता है, 19 गवर्नेंस की बात करता है, 20 वुमेन माइनॉरिटीज अंडर प्रिविलेज्ड की बात करता है। इस पे तो हमें कुछ सुनाई देता है ना, उस तरीके से काम और वो एफिशिएंसी नजर आती है। और अगर बिलावल भुट्टो ये जुमला बोलते हैं कि किसी का बाप भी नहीं कर सकता, तो 19वीं तरमीम की मंजूरी किसने की और कैसे करवाई? फिर सही, फिर बाप ने याद करवाया 19वीं तरमीम का। देखिए, बाप भी इनका है और बाप पार्टी भी इनकी है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात, 18वीं तरमीम किस किस के बाप ने मिलके पास करवाई थी? सोचना चाहिए। सिर्फ अकेले इनके या इनके किसी लगते ने नहीं करवाई थी, बहुत सारे लोगों के बापों ने मिलकर उसको पास करवाया था। दूसरी बात, किसके बाप ने रोका है कि मकामी हुकूमतें जो हैं वो नहीं कायम होनी चाहिए? ये बाप क्यों नहीं कहते कि मकामी हुकूमतों के इलेक्शंस करवा लो? ये बाप 19वीं तरमीम के वक्त ऐसा वक्त क्यों नहीं फैसला अपना स्टैंस लेते जिससे ये वो कह सके कि मैं 19वीं तरमीम पे सबमिट नहीं करूंगा? ये अजीब बाप है, हर मौके पे अपने आप को बदल देते हैं। आइन सबका बाप है, आइन मां भी है बाप भी है, इसलिए हम कहते हैं बार बार कि इसमें बार बार तब्दीली ना किया करो। बाप और मां को इंसान अपना तब्दील नहीं करता। इसी आइन ने ही बहुत से बापों को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। उस आइन की बेहुरमती मत करो जिसको कि तुम लेके चल रहे हो। जिनके बापों को ललकार रहे थे वो उनके पहलू में बैठे हुए थे। अफसोस की बात है कि इस गुफ्तगू में इस अंदाज में बात करनी पड़ रही। एक शहबाज शरीफ साहब उनके लहजे को नोट किया, अच्छे तरीके से जवाब दिया, बड़े डिसेंट तरीके से जवाब दिया जो प्राइम मिनिस्टर का हक होता है। लेकिन एक बाप ऐसा भी था जिसने बेनज़ीर की बेटी को इशारा करके अपने पास बुलाया और उसको सर पे थपकी दी। उन बापों की थोड़ी सी कदर करनी चाहिए। ये बापों के सर पे नहीं चलती जमीन, ये अवाम की जमीन है, ये लोगों की जमीन है, ये लोगों का मुल्क है। और जब 2/3 करने से करना चाहेंगे वो कर लेंगे। अच्छा, अब वो किस बिरते पे ये बात कर रहे थे? आपने सोचा है इसके ऊपर कि उनके ऊपर ये क्या था, ये जज्बा कि कोई बाप भी तब्दील नहीं कर सकता? मैं समझता हूं कि एक बहुत ही जिसे कहते हैं गलत कार्ड खेलने की कोशिश थी। जाहिर है सिंध कार्ड जब जरूरत आती है उसको इस्तेमाल किया जाता है, या हुकूमत को डराने के लिए। आज हम हट जाएं तो तुम्हारी हुकूमत गिर जाती है। अगर तुम इसको हाथ लगाओगे तो खुदा न खास्ता फिर वो सिंध के अंदर कुछ ऐसा मरहला जरूर है। अगर ऐसी बातें बिलावल भुट्टो करेंगे तो किस बिरते पे वो खड़े हो के इस रियासत का और इस अवाम का, इस मुल्क का, इस कौम का दिफा करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का फिर क्या कसूर है? पख्तूनों का क्या कसूर है वो ये गुफ्तगू इस किस्म की करते हैं? वो चाहे अफगानिस्तान की साइड पे जो बैठे हैं, यहाँ वाले तो हमारे अपने हैं,
लेकिन जो गुफ्तगू हो रही है पख्तूनों के अंदर, वो क्यों इस किस्म की हो रही? कल को सिंध के अंदर भी करना शुरू कर देगा उधर से, अगर हम ये इस किस्म की गेम लेके चलेंगे। फिर आपका सवाल है कि मजलूमियत है या जमहूरियत है। देखिए, जमहूरियत का फैसला मुस्तकबिल करेगा, क्योंकि अभी हमने कहा ना 27वीं तरमीम का हाल जो हुआ, और या 26वीं का जो हाल हुआ, 27वीं का देखेंगे अभी क्या बनता है। उसके बाद फैसला होगा कि जमहूरियत बनी भी या नहीं बनी, या अगर खराब हुई तो कितनी खराब हुई, और उसमें बिलावल भुट्टो का कितना हाथ था खराब करने के अंदर, ये देखना पड़ेगा। तो उनके पास जमहूरियत का कार्ड खत्म हो चुका है, अब सिर्फ उनके पास मजलूमियत का कार्ड है, जो सिर्फ और सिर्फ सिंध में चल सकता है, और सिंध में चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। मेरा ख्याल है कि अपने मुहावरे के अंदर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। आप इस वक्त यू आर द लीडर ऑफ वन ऑफ द मेजर पार्टीज इस वक्त सियासत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। जब गुफ्तगू करें, खुदारा हम भी बाप हैं, बहुत से और बाप हैं, इन बापों को ऐसे मत ललकारा करें, वरना जिनके सिर पे आप बैठे हैं वो भी किसी के बाप हैं। वो ये ना हो कि वो किसी दिन इधर से उधर पलटा खा जाए। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये तरमीम कर रहे थे MKM ने कहा मुकामी हुकूमतों के बारे में, और पंजाब असम्बली ने तो पूरे तौर के ऊपर रेजोल्यूशन पास करके दिया। अगर ये चाहते तो इसको इसी में 26वीं में शामिल कर सकते थे। अगर ये इतने ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हामी हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह को बहाल करना चाहते हैं, रूह पर अमल करना चाहते हैं, दिस वाज द बेस्ट टाइम टू डू इट। रज़ा रूमी साहब के इशारों पर बार बार लब्बैक कहना, एक्सटेंशंस, अदम एतमाद की तहरीकें लाना, दबाव के जरिए करवाई गई तरमीम, क्या बिलावल भुट्टो का जमहूरी मुस्तकबिल दागदार नहीं हो रहा इन तमाम मामलात से, फिर भी इस तरीके से ललकारना? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी पीपल्स पार्टी की पोजीशंस जो थी, या उनकी एक पूरी तारीख रही है जमहूरी जद्दोजहद की, उसके ऊपर यकीनन आंच आई है। और ये पिछले 8-10 साल में आपने अपने इब्तदाइये में उसका पूरा एक जायज़ा भी लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ PPP पर आई है? ऐसा नहीं है। बिलअमूम पाकिस्तान की जो सियासी क्लास है और सियासी पार्टियां हैं, और तमाम की तमाम, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, मैं उनका भी जिक्र नहीं कर रहा कि, और उनको एक्सक्लूड नहीं कर रहा जो आजकल इनकलाबी बने हुए हैं या बहुत जमहूरियत के दाई बने हुए हैं। दर हकीकत सारे जो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उन्होंने इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं और इस तरह की एक अपनी शिरकत की है इस पाकिस्तान की जमहूरियत के रोल कतर कलामी की माजरत, अगर आप कॉम्प्रोमाइज होकर चल रहे हैं तो फिर उस तरह तन के खड़े होकर ललकारने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे इकदाम ले रहे हैं जो बहुत जमहूरी नहीं है, तो फिर वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आने चाहिए और एक्सप्रेशन में भी, कि करना तो मजबूरी है, कर रहे हैं। मतलब फिर ललकारा तो सिर्फ बिलावल भुट्टो ने खड़े होकर कैसी बात पे 2/3 आ जाए तो फिर इस मामले में भी कुछ भी हो सकता है। देखिए आयशा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि 18वीं तरमीम के ऊपर PPP का एक बड़ा जिसे कहना चाहिए वाज़े मौक़िफ़ है, और वो उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है इस वक्त, वो सिंध की नुमाइंदगी भी करते हैं वफाक में, हुकूमत भी उनके पास है। और पहले डिस्कशन ये हो रही थी, आपके इल्म में है कि NFC अवार्ड के बारे में एक कौमी एक बहस भी हो रही थी, और ये जो 27वीं तरमीम है, इसमें भी पहले इम्कान था कि इसका जिक्र या कुछ इसको टच किया जाएगा। लेकिन यकीनन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक स्टैंड तो लिया है, और वो बिल्कुल एक साहिब चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सूबाई खुद मुख्तारी एक बहुत बड़ा मसला रहा है। हमने 1971 में उसका नुकसान उठाया था। अब क्या वाकई ही PPP जो है वो दर हकीकत सूबाई खुद मुख्तारी से आगे लोकल लेवल के ऊपर वसाइल को ट्रांसफ़र करना चाहती है? तो उसका अभी तक तो हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, और वो यकीनन उनकी आप कमजोरी कह लीजिए। रज़ा रूमी साहब, अगर 20 साल में एविडेंस नहीं मिला तो फिर कब वो एविडेंस हमें मिलेगा? अगर सूबाई खुद मुख्तारी अवामी खुद मुख्तारी में नहीं जाती तो फिर तो सवाल बहुत उठेगा ना। ये प्रैक्टिकल टाइम गुजरा है, चले सूबा सिंध की बात सिर्फ कर ली जाए, बड़ा प्रैक्टिकल टाइम एक ही हुकूमत के पास वक्त रहा है, वहां क्या अवामी खुद मुख्तारी दिखती है? जी देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप होता है इसमें यकीनन। लेकिन आयशा, ये सिर्फ PPP का तो मसला नहीं है ना। देखिए PMLN जो है वो भी इसी कश्ती में सवार है। यही वाले कॉम्प्रोमाइजेस जो है सारे के सारे वो उन्होंने भी किए हैं,
और पीटीआई का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए, उनकी तो पूरी जो हुकूमत साजी थी पहले 2018 से लेकर 2022 तक, आपको पता है कि वो ये जो निज़ाम है इसकी दाग बेल तो पीटीआई ने डाली थी। तो असल में मसला ये है कि ये हमारी जो सियासी अशराफिया है या पॉलिटिकल एलीट्स जिनको कहा जाता है, ये इनके अब नजरियात वगैरह कुछ नहीं रहे। ये सिर्फ एक बिल्कुल वाजे किस्म का पावर ग्रैब है, क्योंकि हम एक उस अहद में रह रहे हैं जहां पे जो इस तरह की आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जो है वो अनका हो चुकी है या अनका होती जा रही है। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मंशूर में क्या है, आपकी तारीख क्या रही है, आप क्या वादे करते हैं। अभी ये फर्क पड़ता है कि आपकी डील हुई है कि नहीं हुई और इक़्तिदार में कितना आपको हिस्सा मिला है। इस वक्त देखिए ना, सिंध के अलावा भी प्रेसिडेंसी भी पीपीपी के पास है, चेयरमैन सेनेट की पोजीशन भी उनके पास है, तो इसलिए उन्होंने बाकायदा अपना बंदोबस्त कर लिया है इस पूरे सिस्टम में। तो सर यही तो बात मैं कह रही हूँ, फिर ललकारना क्यों? अगर आप निजाम का हिस्सा है, मंशूर तारीख वादे जो भी रहे, अगर इफ इट्स ऑल इज अ पावर ग्रैब देन एक्सेप्ट इट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। स्पीकर साहब की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी गई ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन एहतजाज की गाड़ी पकड़ रही है, करना क्या चाहिए इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने कौमी असम्बली के इजलास में एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की है। अय्याज सादिक का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को बारहा मुज़ाकरात की दावत दी। विफाकी वज़ीर कानून ने भी मुतअद्दिद मरतबा अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। वो बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठेंगे तो ही रास्ते निकलेंगे। अगर पहले दिन कुछ ना भी निकले तो मुज़ाकरात का अमल जारी रखने से नताइज जरूर निकलेंगे। मुज़ाकरात के प्लेटफॉर्म पर हुकूमत और अपोजिशन को लाना मेरा काम है। उन्होंने पीटीआई अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने आपके लीडर को 2 मरतबा हराया है। इस इलेक्शन में भी मेरे खिलाफ कोई पटिशन दायर नहीं हुई। किसी ने यह पटिशन भी दायर नहीं की कि मेरे हल्के के इंतखाबी नताइज दुरुस्त नहीं हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं? स्पीकर सरदार अय्याज सादिक का कहना था कि अपोजिशन मेरी मुज़ाकरात की दावत कबूल करे, नताइज जहां से निकलेंगे लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा। अय्याज सादिक की बातों से जाहिर हो रहा है कि वह इखलास के साथ ही पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। मगर क्या अय्याज सादिक की यह ज़बानी दावत ही मुज़ाकरात के लिए काफ़ी है? क्या हुकूमत और स्पीकर को इस हवाले से गुडविल जेस्चर्स नहीं देने होंगे? ये सवाल उठाया जा सकता है कि आईनी तकाजा होने के बावजूद कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स का तकर्रुर क्यों नहीं किया जा रहा। कौमी असम्बली को ऐसे अदवार में भी अपोजिशन लीडर से महरूम नहीं रखा गया जिन अदवार के गैर जमहूरी होने में कोई शक नहीं। इसी तरह हालिया तरमीम के लिए क्या अपोजिशन को इतना मुनासिब वक्त दिया गया कि मुखालिफत के बावजूद इन तरामीम में अपनी इनपुट भी दे सके। माजी में कई मुतनाज़ तरामीम के लिए भी किसी हद तक मुनासिब वक्त दिया जाता रहा। इसी तरह जेल में इमरान खान से मुलाकात के मामले पर हुकूमत गुमगू की कैफियत में क्यों है? क्या इन मामलात पर हुकूमत पहल करने को तैयार होगी? दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इस बात का एहसास हो रहा है कि हर आने वाला दिन उनकी सियासी स्पेस को कम से कम तर करता जा रहा है? खास तौर पर हालिया तरामीम के बाद ये समझना मुश्किल नहीं कि अभी मुस्तकबिल करीब में इस निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं, अभी इसी निज़ाम ने चलना है। ऐसे में इदारों और अफराद के खिलाफ सख्त ही नहीं बल्कि नफरत अंगेज ज़बान इस्तेमाल करने से कुछ मिलना तो दूर की बात, मजीद नुकसान ही होगा। क्या पीटीआई बिन हालात में अपनी सियासत को रेलेवेंट रख विचार करेगी या फिर एहतजाज का आजमुदा मगर नाकाम ऑप्शन ही आजमाएगी? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। स्पीकर की मुज़ाकरात की दावत, अपोजिशन एहतजाज की तैयारी में। मौजूदा निज़ाम ने आईनी तौसीक हासिल कर ली। क्या पीटीआई को अपनी सियासत को रेलेवेंट रखने के लिए बयानिए की बजाय हिकमत अमली पर सोचना होगा? शहजाद साहब, आपको लगता है कि पीटीआई को रीथिंक करने की जरूरत इस वक्त चीजें जहां मौजूद हैं 27वीं तरमीम के बाद, ऑपोजिशन को सड़कें कोई रास्ता दे सकेंगी? आयशा, पहले तो ये कि मुज़ाकरात अच्छी चीज़ है। काश के 2 महीने पहले, महीना पहले, इस तरमीम को लाने से पहले ये बात शुरू की गई होती। 4 दिन के अंदर ही तरमीम पास हुई है। बेहतर होता कि अगर उससे बहुत पहले पीटीआई को एंगेज करके और उनको शामिल करके और सब 18वीं तरमीम के हिसाब से सब लोगों को शामिल करके एक तरमीम लाई जाती तो शायद एक कबूलियत सबके अंदर होती और फिर उसकी एक अफादियत भी होती। 27वीं तरमीम जो 4-5 दिनों में निकली है, इसके कितनी जल्दी पूरे स्ट्रक्चर्स को ऊपर नीचे करके
वो जैसा हमने कल भी कहा था कि हम देखेंगे कि आने वाला वक्त क्या बताता है कि आया इनकी अपनी अफादियत है या नहीं है, या इसके अंदर भी हमें कोई 28वीं 29वीं तरमीम ला के कुछ तो बहुत बड़ी तब्दीलियां या वापस बैक टू जिस तरीके से हम पहले थे उस तरीके से करने की जरूरत होगी। तो ये तो अपने तौर पे अभी फैसला होगा, उससे अंदाजा होगा कि पीटीआई कौन सी सियासत कर रही थी। पीटीआई गलत वाली सियासत कर रही थी या पीटीआई ठीक वाली सियासत कर रही थी। अगर तो ये होता है कि 28वीं तो नहीं, 29वीं 30वीं तरमीम के अंदर जाके कि इस किस्म का अनलेस पीटीआई बैन हो जाती है, पार्टी के तौर पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस वक्त तक ये महसूस होता है कि नहीं इसको वापस करना चाहिए, तो फिर पीटीआई की सियासत ठीक हो जाएगी। और अगर ये पता लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा निज़ाम चल गया और बहुत ज़बरदस्त और इसकी एक पायदारी भी है, स्टेबिलिटी भी है, तो फिर पीटीआई ने एक गलत रास्ता पकड़ा होगा। क्योंकि किसी ने इसके ऊपर कोई लंबी सोच नहीं डाली पीटीआई समेत, इसलिए इस वक्त ये कहना कि पीटीआई गलत है या नहीं गलत ये बहुत मुश्किल है। लेकिन चंद चीजें ऐसी हैं, पीटीआई अपनी सियासत कर रही है इन हालात के अंदर जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करती है, यानी उसके निज़ाम भी उसके खिलाफ है, हुकूमत भी खिलाफ है, सियासत भी खिलाफ है। एक ओपिनियन ऐसी जो कि जिसे हम कहते हैं कि जो जो ज्यादा जोर वाली आवाज वाली ओपिनियन है, जो कि गालिबन इंटेलिजेंशिया की हुआ करती है, लिखने पढ़ने वालों की होती है, जो आज से पहले एक मुख्तलिफ तरह की जमहूरियत के दाई थे, आज वो एक इस तरह की जमहूरियत के पीछे खड़े हो गए। तो फिर जब इतने लोग खिलाफ हैं तो पीटीआई ने एक रास्ता पकड़ा हुआ है, क्या इस उम्मीद में कि ज़ोरान ममदानी की तरह वो भी शायद किसी वक्त इसको सबको डिफीट कर पाएंगे। उसके खिलाफ भी सब कुछ सारी दुनिया खड़ी हुई थी, वो उसके बावजूद जीत गया, लेकिन शायद उसके लिए लोग और चाहिए, इलेक्ट्रेट और चाहिए, माहौल और चाहिए, उस किस्म का निज़ाम चाहिए जो कि परमिट करता हो उस तरह की चीज़। अलबत्ता हिकमत अमली यही है कि उसकी सियासत है, ये सियासत कर रहा है, या इससे बहुत ज्यादा बिल्कुल खत्म होकर रह जाएंगे, या उससे वो शायद बच जाए और कहें कि जी हम वाकई में हम आखिर में कामयाब निकले। तो इंतजार करना पड़ेगा, बहुत जल्दी पीटीआई के ऊपर फैसला देना मुश्किल है। दुरुस्त हो गया रज़ा रूमी साहब, मगर आज का मारूज ये बता रहा है कि निज़ाम मजीद मजबूत हो गया है और बानी पीटीआई बार बार सियासी बस मिस कर रहे हैं। स्पीकर की मुज़ाकरात की दावत में क्या सोचने की जरूरत है कि रेलेवेंट रहने के इस मौके को अवेल किया जाए, सियासत सियासी जमात चीजें सर्वाइव करेंगी तो बात आगे बढ़ेगी। आयशा, इसमें आपको मालूम ही है कि इस के ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं और बारहा यही का एक मौकफ रहा है। मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट भी जो भी अपेयर होते हैं कि डायलॉग के अलावा कोई चारा नहीं है। जो हिकमत अपनी अपनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2-3 सालों से, वो हिकमत अमली नहीं चली, बल्कि आप यूं समझिए कि वो नाकाम हो चुकी है। और वो पहली थी टकराव की, रियासती इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी जो है वो कारामद साबित नहीं हुई। इसी तरह बाहर की जो कुव्वतें हैं उनको भी दावत देना या उनसे तवक्को करना कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कुछ असरअंदाज हो पाएंगी, वो भी नहीं हो पाया। और तीसरा ये उम्मीद थी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज या पाकिस्तान की मईशत जो है उसको कोई धचका लगे तो शायद कुछ स्पेस बन जाए। इस सूरत हाल में अगर कोई थोड़ी बहुत भी सियासी सूझबूझ हो तो यही एक रास्ता रहता है कि आप दीगर सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर एक इत्तेहाद या एक अलायंस बनाते हैं ताकि उससे आप अपनी सिस्टम में अपनी जगह भी बनवा सकें और सिस्टम को मजबूर कर सके कि वो आपको बीच में अकोमोडेट भी करे या आपको रिलीफ दे जिसकी आप बतकाजी हैं इस वक्त। अलायंस भी बना लिया, इत्तेहाद भी बना लिया, सड़कों पे आना चाह रहे हैं। अभी क्या हुकूमत ने ही कोई और गुडविल जेस्चर देना है तो समझेंगे, या आप समझते हैं कि गुडविल जेस्चर अब किधर से फिर आने की जरूरत है या रह भी गई कोई? नहीं देखिए ना, एक एमएनए की सीट वाली पार्टियों के साथ वो इत्तेहाद तो नहीं होता। शायद इत्तेहाद या कोलिशन जिसे कहा जाता है उसके लिए आपको दीगर सियासी पार्टीज जो है उनसे बात करनी पड़ेगी और उसके अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन यही एक प्रॉब्लम रहा है, ये असल में कॉन्ट्रडिक्शन है। इमरान खान साहब की जो सियासत का पूरा वतीरा रहा है वो यही रहा है कि बाकी सब चोर डाकू हैं, बुरे हैं और उनके साथ बैठना जो है वो जायज नहीं या हलाल नहीं। और जो पीटीआई और खुद उनकी जात जो है वो बाकी सबसे शफाफ और बालातर है। ये सोच को बदलने की जरूरत है क्योंकि शायद अब तक उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस तरह से उनका आगे पार्टी का या उनका अपनी जाती जो सियासत है उसका रास्ता फिलहाल कोई पुरुमीद नहीं दिखाई देता। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़ैगम साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, किसको पहल करने की ज़रूरत है? जब हुकूमत आगे बढ़ के बात करती है तो कहा जाता है कोई गुडविल जेस्चर होना चाहिए, फिर पीटीआई आगे बढ़ेगी, मगर वहाँ से एक एहतजाज की बात है। हुकूमत ने निज़ाम से तौसीक हासिल कर ली, या कह लिया जाए निज़ाम को तौसीक मिल चुकी है। अब स्टेलमेट की सूरत हाल में आपके ख्याल में गुंजाइश भी बची है कि मैं ये सवाल रखूँ या पूछूँ कि पहल किसको करने की ज़रूरत है या किसे करना होगी? देखिए, यही डायलेमा है। पता नहीं डायलेमा को उर्दू में क्या कहते हैं। आपसे पहले के दौर में एक गुलकारा हुआ करती थी, मुन्नी बेगम जी, और उनके एक गाना है जिसमें उन्होंने इस वक्त का जो डायलेमा है पीटीआई का, उसको बयान किया था। और वो गाना था, पर्दा हमारे नाम से उठा, आंख लड़ाई गैरों ने। आप देखें, जो जदीद हाइब्रिड सिस्टम है, इसकी दाग बेल डाली पीटीआई ने, और ये तनावर दरख्त बना आज। और दरख्त भी ऐसे बना जिस तरह गांव में बड़ का दरख्त होता है ना, जिसके नीचे क्लासरूम भी लगी होती है, जिसके नीचे पंचायत भी होती है। जो काम उन्होंने डिफेक्टो के तौर पर किया था, आज वो डिजोरे बन चुका है। और पीटीआई सिर्फ अपनी नैरेटिव के ज़ोर पे अपनी मकबूलियत तो कायम रखे हुए है, लेकिन तारीख़ का धारा नहीं मोड़ सकी, या उसने तारीख़ का धारा मोड़ा तो उस सिमत मोड़ा जिससे सैलाब उनके अपने घर में आ पहुँचा। हिकमत अमली जो बनानी चाहिए तो वो नहीं बनाई। अगर वो वाकई वो चीज़ चाहते थे जो वो कह रहे हैं, अगर वो वाकई चाहते थे कि पाकिस्तान 26वीं और 27वीं तरमीम तक ना पहुँचे, तो फिर उन्हें दूसरी सियासी जमातों से अलायंस बनाने की ज़रूरत थी। उन्हें मुस्तरद करने की, उन्हें खौफज़दा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो कहते हैं कमज़ोर थी, अगर हुकूमत में आकर भी जमातें कमज़ोर थीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुपरमैन नहीं थे। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान का बंदोबस्त ऐसा है जिसमें सियासी जमातें कमज़ोर हैं, और कमज़ोरी को मुत्तहिद होकर दूर किया जाता है। उन्होंने दरवाज़े खोले हुए थे, वो आपसे बात करना चाहती थी, आपके फ़ायदे के एक विन विन किस्म की डील्स की जा सकती थी, लेकिन पीटीआई ने उन तमाम को मुस्तरद कर दिया, और आज वो तन्हा खड़ी है। उसका भी नुकसान हुआ, जमहूरियत का भी नुकसान हुआ। एहतजाज करना उनका हक़ है, वो ज़रूर एहतजाज करें। उनका ख्याल है वो मज़ाहिमत से अपने लिए रास्ते खोल सकते हैं। गुड लक टू देम। बहुत मुश्किल दौर में है, मज़ाहिमत भी उनका हक़ है, वो करके देख लें। लेकिन हमारे ख्याल में जो रास्ता उसको लेना चाहिए था, उसने 2016 से ही गलत लिया, और उस रास्ते ने इसी मंजिल पर आना था जहाँ पर आज पाकिस्तान पहुँचा है। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, क्या हुकूमत दोनों अपनी ज़िद और इंतकाम की सियासत को एक तरफ रखकर जमहूरियत को असल मानों में बहाल कर सकेंगे? और क्या उसके लिए हुकूमत को गुडविल जेस्चर के तौर पर अपोजिशन लीडर्स, क्योंकि खुद पार्लिमानी निज़ाम के वजूद पर सवाल उठता है अगर अपोजिशन लीडर्स इतनी अहम तरामीम के वक्त नहीं थे, या फिर कहा जाए कि आगाज़ करने को अब कोई जगह ही नहीं बची आपस में इन दोनों के दरमियान? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपोजिशन थी असेंबली के अंदर। आप ही कहती हैं लीडर नहीं था। लीडर होना नहीं, ना होना रेलिवेंट नहीं होता, पार्टी का होना रेलिवेंट होता है। एक सियासी धड़े का होना ज़रूरी होता है। सियासी धड़ा पार्लियामेंट में भी मौजूद था, सेनेट में भी मौजूद था, पंजाब में भी मौजूद है। आप ये नहीं कह सकते कि उनको सियासी तौर पे कहीं है ही नहीं। वो ये बिल्कुल गलत बात आप कर करके आप जैसे दोस्तों ने उनको मज़ामत की सियासत में डाल दिया है, और असल सियासत जो करनी चाहिए थी उससे दूर रखा है। इसी स्पीकर ने, आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि पीटीआई को इससे पहले भी दावत दी, बुलाया, चैम्बर में बुलाया, बैठ के बात की, और वो बात शुरू होने के बाद अपने बानी को मिलने गए। बानी ने कहा खबरदार अगर तुमने बात की। तो ऐसे तो बात नहीं चलती। सियासत तो है ही इस बात का कि डायलॉग जन्म लेता रहे। बहुत अच्छी बात ज़ैगम ने कर दी। ज़ैगम ने कहा कि आज यहाँ पहुँचा दिया है 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद, अब तो बहुत मुश्किल है, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मज़ामत कितनी कर सकेंगे? और सियासत के लिए तो साल ही कुछ जो रह गए हैं। इस 2 सालों में कौन सी बुनियादी तब्दीली वो ले आएंगे, या क्या वो बुनियादी डायलॉग कर लेंगे? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती ये हुई जो ये परसों चौथ इन्होंने की। 26वीं और 27वीं तरमीम के ऊपर उनको डट जाना चाहिए था असेंबली के हॉल में, और आप उनकी सारी तकरीरें सुन लें। वो बिल्कुल उस हवाले से नहीं है जो तरमीम आ रही हैं, या जिन तरमीम का नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है, उनके अपने हवाले से। हाँ, उनके अपने हवाले से। उस पर डिबेट नहीं की गई। डिबेट फिर मुख्तलिफ की गई, और बड़ी एग्रेसिव टोन ली गई वहाँ भी। तो नतीजे में फिर यही होना था जो हुआ था। मैं अभी भी कहता हूँ पीटीआई वालों को कि बात बहुत अच्छी है। फॉर्म 45 के मुंतखब स्पीकर ने
आपको दावत दी है, आप उससे तो कम से कम बात करो। आप फॉर्म 47 वालों से बात नहीं करना चाहते तो फॉर्म 45 वालों से तो बात का आगाज करो। दुरुस्त हो गया जी। आप बहुत शुक्रिया। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।